हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल दृष्टि हिंदी पर। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम भर्ती 2024 जो निरस्त परीक्षा हो गई थी, उसकी पहला 17 फरवरी 2024 को जो प्रथम पाली का था, उसे हम अपने यूट्यूब चैनल पर हल करा दिए हैं। और आज हम 17 फरवरी 2024 को जो द्वितीय पाली में आयोजित हुई थी परीक्षा, उसकी PYQ आपको हल कराने चल रहे हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और इसके पहले वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जाके वहाँ से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न हम शुरुआत करते हैं। इसमें GS प्लस हिंदी का सॉल्यूशन कराया जाएगा, रीजनिंग और मैथ का सॉल्यूशन अलग वीडियो में प्रोवाइड करवाया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखी गई है? तो गोदान किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, माखन चतुर्वेदी और मुंशी प्रेमचंद। तो गोदान है मुंशी प्रेमचंद की रचना है। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद की अतिरिक्त जो रचना होती है कौन कौन सी है? तो गोदान, गबन, करमभूमि और रंगभूमि इनकी अलग अलग रचना है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की रचना देख लेते हैं। तो जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी, आशु, लहर। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की क्या क्या होती है? तो अनामिका है, परिमल है, ये सब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी तो इनकी हिम तरंगिणी है, युगचरण है और समर्पण। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। दूसरा इसका कौन सा होता है? तो पद्म विभूषण होता है, फिर पद्म भूषण होता है, फिर पद्म श्री होता है। ठीक है, अगर भारत रत्न ऑप्शन में नहीं रहेगा तो पद्म विभूषण होगा, उसके बाद में फिर पद्म भूषण होगा, फिर पद्म श्री होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत का संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारत का संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, इसीलिए 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, 26 जनवरी और 30 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? इसमें कुछ नहीं है, लेकिन 25 जनवरी को अभी हाल ही में सुशासन दिवस के रूप में घोषित किया गया है, उसे आप सब नोट कर सकते हैं। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिवस पर एक दिवस मनाया जाता है। आप सब कमेंट करके हमें बताएं कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 2021 में इसे घोषित किया गया था। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है? ऑप्शन ए है दही, ऑप्शन बी है सिरका, ऑप्शन सी है पालक, ऑप्शन डी है इमली। तो लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है? तो लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका दही दूध जो होता है इसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, आप बताइए पालक में कौन सा एसिड पाया जाता है, सिरका में, और इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो पालक हो गया और सिरका हो गया, इमली में हो गया तो इमली खट्टी है। ठीक है, तो पालक और टमाटर और फोटोग्राफी में जो होता है वो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और फार्मिक अम्ल की बात करें तो चींटी, मधुमक्खी और बिच्छू में, लाल चींटी में अधिकतर फार्मिक एसिड पाया जाता है। और सिरका में कौन सा पाया जाता है? तो सिरका में जो पाया जाता है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और इमली में, खट्टे फल में जो होती है वो सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5वां है, गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य वसंत समय का त्यौहार है? तो गुड़ी पड़वा कहाँ के है? महाराष्ट्र का है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात का क्या होता है? तो गुजरात का गरबा है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है की व्याख्या देख लेते हैं। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र राज्य का वसंत ऋतु का त्यौहार है। इसको महाराष्ट्र के लोग नए साल के रूप में मनाते हैं तथा यह रबी फसलों की कटाई का प्रतीक है। ठीक है, 6वां नंबर है, दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है? तो दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय पर है? तो ये गृह मंत्रालय पर होती है। ठीक है, तो दशकीय जनगणना होती है वो गृह मंत्रालय द्वारा कराया जाता है। दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय विभाग की होती है, जो जनगणना भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत संघ का विषय है। यह संविधान की 7वीं अनुसूची के माध्यम से क्रम संख्या 69 में सूचीबद्ध है। ठीक है, तो जनगणना किस सूची का विषय है? तो ये संघ सूची का विषय है। ठीक है, जो आर्टिकल 246 में इसका वर्णन है। और कितने सालों पर होता है? तो हर 10 साल पे होता है जनगणना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है,
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इस आयोग के अध्यक्ष भारत का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीश रहा ही हो, ठीक है, वही होगा। 8वां नंबर है साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज करने के लिए क्या हेल्पलाइन है? तो 1930 साइबर क्राइम की हेल्पलाइन है, ठीक है। 1930 अगर आप क्लिक करेंगे तो साइबर क्राइम पे आपका कॉल लग जाएगा, ठीक है। तो जो अभी एक मिस्टेक हुई है, 25 जनवरी जो बताएं सुशासन दिवस, उसे कर लीजिएगा 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न, इसका एक्सप्लेनेशन देख लें। साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 है। साइबर क्राइम जिसके अंतर्गत किसी का प्राइवेट डाटा चोरी करना, अश्लीलता, धोखाधड़ी, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड इत्यादि क्राइम शामिल होते हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस टैगलाइन क्या है? तो सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा, इसका टैगलाइन है। इसमें जो प्रतीक चिन्ह होते हैं, इसके चिन्ह क्या होते हैं? तो 2 मछलियाँ होती हैं, ठीक है, और उसके बाद में 2 गेहूँ के बाली होते हैं, ठीक है, और एक सत्यमेव जयते होता है, और यहाँ सत्यमेव जयते लिखा रहता है, यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस लिखा रहता है, ठीक है। तो इसका ये है, ठीक है। हमारा प्रश्न नंबर 10वां है, आइए देखते हैं। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य नैनीताल जिले में स्थित है। अवलोकन संबंधी खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी और वायुमंडलीय विज्ञान में यह विशेषज्ञता रखता है। G20 का पूर्ण रूप क्या है? तो ग्रुप ऑफ 20 इसका पूर्ण रूप है, ठीक है। तो G20 की अध्यक्षता आपकी बार किसने की है, आप इसे बताएं, ठीक है। अभी हाल ही में G20 में कौन से सदस्य शामिल हुए हैं? तो G20 में यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ शामिल है, ठीक है। 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत ने किया था। अब ये G21 नाम जाना जाने लगा है, ठीक है, जब ये दोनों शामिल हो गए हैं। तो भारत का सबसे बड़ा एवं अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प, ठीक है। ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा हाल ही में ऑपरेशन कायाकल्प शुरू किया गया है। वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऑपरेशन कायाकल्प की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों की मूलभूत अवस्थापनात्मक सुविधाओं में सुधार करना तथा शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार करना था, जिसमें प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा पर जोर है, ठीक है। नंद बाबा योजना भी उत्तर प्रदेश की एक योजना है। प्रश्न नंबर 13 है, भारत में राष्ट्रव्यापी GST का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये सबसे पहले केलकर समिति द्वारा, केलकर टास्क फोर्स द्वारा इसे प्रस्तावित किया गया था। तो GST से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। यह एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत के घरेलू उपभोग के लिए बेची जाने वाली अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है, ठीक है। यह मूल्य वर्धित टैक्स के सिद्धांत पर अपनाया गया है। पहले वैट लगता था, लेकिन अब GST हो गया, ठीक है। 2003 में इसे अप्रत्यक्ष कर पर केलकर टास्क फोर्स ने व्यापक स्तर पर मूल्य वर्धित कर के सिद्धांत पर इसे अपनाया था। इसका प्रस्ताव सबसे पहले 2006-07 के बजट भाषण में दिया गया था, जो 1 अप्रैल 2010 को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने का प्रस्ताव किया गया। लेकिन संविधान संशोधन के 122वें संविधान संशोधन विधेयक अगर पूछेगा तो 122वां है, ठीक है, 2014 में पेश हुआ था, जो 2016 में 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पारित हो गया। तो अगर संविधान संशोधन अधिनियम पूछे तो 101वां है, जो 2016 में पारित हुआ, और 122वां संविधान संशोधन विधेयक है, ठीक है। ये सन जरूर याद रखिएगा। तो 122वां संविधान संशोधन कब पेश हुआ था? तो 2014 में। इसे ग्रहण कब किया गया था? तो 2016 में 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पारित किया गया था। और कब से भारत में लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू हो गया था। तो इसका स्वरूप कैसा है? तो यह अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। एक देश एक कर प्रणाली है, मतलब एक ही कर प्रणाली पूरे देश में लगेगा। इसमें 4 घटक हैं। पहला CGST है, जिसे सेंट्रल GST कहते हैं। SGST है, जिसे स्टेट GST कहते हैं। UTGST है, जिसे UT मतलब केंद्र शासित प्रदेश में लगते हैं। और IGST है, जो इंटरनेशनल GST पे लगते हैं, ठीक है। तो इतना आप सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। 14 नंबर है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है? तो भारत के साथ कौन सा नहीं साझा करता है? तो भारत के साथ जो पड़ोसी देश हैं उसे हम बता देते हैं कौन सा है।
तो यहाँ है अफ़गानिस्तान, ठीक है, यहाँ है पाकिस्तान, ठीक है, इधर है मालदीव, ठीक है, और फिर इधर है बांग्लादेश है, ठीक है, और इधर क्या है, नेपाल है, ठीक है, इधर चीन है, ठीक, इसके आसपास में, और यहाँ है म्यांमार, ठीक है, और यहाँ है श्रीलंका, ठीक है। कुल कितने देश हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 हो गए। और एक अभी और साझा करता है, उसे आप देख लीजिए कौन सा साझा करता है। कौन कौन से हो गए, अफ़गानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, ठीक है, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया, चीन हो गया, और यहाँ पर भूटान है, ठीक है, भूटान भी है, ठीक है, इसे भी नोट कर लीजिए। तो कुल 9 देश सीमा साझा करते हैं। और अब भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सा रेखा है, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है, तो रेड क्लिफ है। और भारत अफ़गानिस्तान के पास तो डूरंड रेखा है। और भारत चीन पे क्या है, मैकमोहन रेखा है, ठीक है, LAC। और भारत वहाँ क्या कहते हैं, भारत और बांग्लादेश, त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य 0 डिग्री लाइन रेखा है, ठीक है, इसे आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और जो भारत श्रीलंका के मध्य कौन सा चैनल है, तो पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। अगर पूछे कि भारत सबसे ज़्यादा किसके साथ सीमा बनाता है, तो भारत सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश के साथ बनाता है, जो 4096 किलोमीटर है। उसके बाद चीन के साथ बनाता है, उसके बाद पाकिस्तान के साथ बनाता है, और सबसे कम सीमा किसके साथ बनाता है, तो 107 किलोमीटर अफ़गानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। आप इसे ज़रूर ध्यान रखिए। इंडिया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बता देते हैं, उसे याद रखिए। त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। और फिर अगला नेक्स्ट पढ़ते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य जितने थे, एक महत्वपूर्ण तथ्य छूट रहा है जो इसमें मेंशन भी है। मालदीव भारत का पड़ोसी देश है जो भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता, या भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, या हिंद महासागर के अत्यधिक रणनीतिक महत्व रखता है। इससे भारत के समुद्री यातायात और क्षेत्रीय सुरक्षा बढ़ाने में अनुमति मिलती है। तो अगर पूछे कि भारत का ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है जो भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है, तो वह कौन सा है, तो मालदीव एक ऐसा देश है, ठीक है। प्रश्न नंबर हम 15वां पढ़ते हैं। टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है, तो टोक्यो किसकी है, तो जापान की राजधानी का क्या है, टोक्यो है, ठीक है। चीन की बीजिंग है। और बाली किसकी राजधानी है, और थाईलैंड की राजधानी क्या है, आप बताएंगे। तो टोक्यो जापान देश की राजधानी है, जबकि चीन की राजधानी बीजिंग हो, और बाली की राजधानी देनपसार है, और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है, तो कोलोराडो नदी पर ग्रांड कैनियन नदी निर्मित है, ठीक है। कैलिफोर्निया में स्थित कैलिफोर्निया की खाड़ी जो है, वहाँ पर कोलोराडो नदी निकास क्षेत्र है। इस नदी में विश्व की सबसे बड़ी कैनियन का निर्माण है, जिसे ग्रैंड कैनियन कहा जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, ठीक है। प्रश्न नंबर 17 है, नर्मदा निम्नलिखित में से किसमें मिलती है, तो नर्मदा किसमें मिलती है, तो ये देखिए ऐसे बना है, तो नर्मदा यहीं बैठी है, ठीक है। नर्मदा आके कहाँ पर गिरती है, तो ये क्या है, ये अरब की सागर है, तो अरब सागर में आके मिलती है, ठीक है। अरब के सागर में यहाँ पर खंबात की खाड़ी बनी है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो अगर पूछे कहाँ गिरती है, तो खंबात की खाड़ी में गिरती है। तापी और नर्मदा ऐसी नदी हैं जो भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं, ठीक है। ये जो भारत में बहने वाली 5वीं सबसे लंबी नदी है, और पश्चिम की तरफ बहने वाली सबसे बड़ी लंबी नदी है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न है। उन गीतों का नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं तथा विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं, तो कौन सा है, तो वो रसिया है, ठीक है। रसिया राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं। यह गीत आमतौर पर ढोलक, ड्रम, सारंगी और हारमोनियम वाद्य यंत्रों के साथ बजाया जाता है। 19 नंबर प्रश्न है, वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों का एप्लीकेशन लॉन्च किया है, तो किसके लिए, तो जूट पटसन के लिए लॉन्च किया है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, थांगका निम्नलिखित में से किस राज्य का सबसे लोकप्रिय शैली है, तो सिक्किम का थांगका लोकप्रिय शैली है। थांगका सिक्किम राज्य का सबसे लोकप्रिय कला शैली है। इस कला शैली का उपयोग मूल रूप से श्रद्धा के माध्यम से किया जाता है, जो बौद्ध धर्म के उच्चतम आदर्शों को जन्म दिया है, ठीक है। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों बॉर्डर को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था, तो कौन थे, तो इसका सही उत्तर है श्री नंदलाल बोस है।
श्री नंदलाल बोस ने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों को डिजाइन किया था और सजाया था। वे आधुनिक भारतीय कला के अग्रदूतों में से एक थे। लेकिन अगर श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा पूछे तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन किया था संविधान का। ठीक है, हमारा 22 नंबर प्रश्न है। 22 नंबर प्रश्न जो है, हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये फ्रांस में अनावरण किया गया था। ठीक है, 23 नंबर है, 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? तो जब विमुद्रीकरण मतलब नोटबंदी हुआ था तो कौन थे? तो श्री नरेंद्र मोदी उस समय प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और जीएसटी जब लागू हुआ तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 24 है जो इसमें छूट रहा था। प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? तो किसकी थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। ठीक है, इसकी शादी किससे हुई थी? तो इसकी शादी गुप्त सम्राट वाकाटक राजवंश के रुद्रसेन द्वितीय से इसकी शादी हुई थी। ठीक है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों का हिस्सा हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों भागीदारी हो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख उदाहरण है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा को प्रतिपादित करने का श्रेय जॉन मेनार्ड कीन्स को माना जाता है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने दर्द और गुस्सा का व्यक्त किया और अपनी नाइटहुड उपाधि को त्याग कर दिया? तो ये क्या था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था इसे आप जरूर बताएं। ठीक है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1916 में बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। ठीक है, नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से तथा रजत क्रांति अंडा और मुर्गी पालन से संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो खाद्यान्न उत्पादन से है। गोल क्रांति आलू से है और गुलाबी क्रांति झींगा से है। ठीक है, और लाल क्रांति मांस से है। उर्वरक से भूरी क्रांति है। निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन के उद्देश्य से नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रामाणिक डिजिटल दस्तावेज तक पहुंच प्रदान करने के लिए नागरिकों को डिजिटल सशक्तिकरण करना है? तो किसके माध्यम से? तो डिजिलॉकर के माध्यम से इसे करना है। ठीक है, हमारा प्रश्न अगला है, 29 नंबर प्रश्न है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया था? तो कहाँ? मथुरा में इसका उद्घाटन किया गया था। 1 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के मथुरा में वृंदावन के बालिकाओं के लिए प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया था। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कारपोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था? तो इसका सही उत्तर होगा इंड बैंक ने लॉन्च किया था। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न है। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? तो जमशेदजी टाटा इसके संस्थापक थे। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, 32 नंबर है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं है, जो नियुक्त करेगी? तो इसमें एक कलेक्टर नियुक्त करेगी एक जिले में। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है 33 नंबर। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो न्यायाधीशों की संख्या कुल 160 है जो वर्तमान में स्वीकृत है। ठीक है, भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री गोविंद बल्लभ पंत थे। सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सबसे पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उप मुख्यमंत्री थे। ठीक, उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार उपराष्ट्रपति बन चुके थे। और सबसे लंबा कार्यकाल अगर राष्ट्रपति का पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का सबसे लंबा कार्यकाल था। प्रश्न नंबर 35 है, यह योत्सव भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? पहला जैव विविधता विरासत स्थल जो था। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो लद्दाख में यह योत्सव। ठीक है, यह एक झील था जो लद्दाख में स्थित है जिसकी ऊंचाई 4820 मीटर है। पहला जैव विविधता विरासत स्थल है। ठीक है, 36 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य की महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है? तो ये कौन था? तो मिशन शक्ति योजना थी। ठीक है, मिशन शक्ति के तहत जो हुआ था एकीकृत महिला सशक्तिकरण
कार्यक्रम है जो उत्तर प्रदेश राज्यों में महिलाओं की सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए लागू किया गया था। 37 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा नहीं छूती है? तो उत्तर प्रदेश किससे किससे सीमा बनाता है? तो उत्तर प्रदेश बिहार से भी सीमा बनाता है, हरियाणा से भी सीमा बनाता है, उत्तराखंड से सीमा बनाता है, ठीक है, लेकिन तेलंगाना से इसकी सीमा नहीं लगती है, ठीक है। हरियाणा से बहुत थोड़ा सा सीमा साझा करता है, इसे विशेषकर ध्यान रखिए आप सब। 38 नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं और ये हमारा लास्ट प्रश्न है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? ऑप्शन ए है बेलीकोंडा, ऑप्शन बी है बालाघाट और ऑप्शन सी है नीलगिरी, ऑप्शन डी है विंध्य पर्वत। तो इसका अगर पूछा जाएगा तो ये नीलगिरी पर्वत श्रेणी सही उत्तर होगा, लेकिन यह पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है, ठीक है। अन्नामलाई पहाड़ी केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर अवस्थित है। अनाईमुड़ी इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई 2695 है। यह चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है, लेकिन नीलगिरी में इसका सही उत्तर मानेंगे। अब चलिए हिंदी भी सॉल्व कर लेते हैं इसी क्रम में हम। हिंदी का प्रश्न शुरू हो रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो वानर, मृतिका, ओष्ठ, उल्लू। तो इसका तद्भव होगा उल्लू, ठीक है। वानर का बंदर होता है, मृतिका का मिट्टी होता है, ओष्ठ का ओठ होता है और उल्लू का जो तत्सम होगा वह उल्लू का तत्सम उल्लूक होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो शुष्क, सीख, सींग और सांवला। तो शुष्क इसका तत्सम होगा। तत्सम के पहचानने के सबसे अच्छे तरीके हैं, जितने ऊष्म व्यंजन होंगे अगर वो हैं तो तत्सम होंगे, कोई आधा वर्ड लग जाए तो तत्सम है, री लग जाए तो तत्सम है, अगर कोई थोड़ा कठिन टफ वर्ड लगे तो वो तत्सम है, ठीक है, और अगर अंग की बिंदी आ जाए तो वो तत्सम है। तो इतने वर्ड लगभग तत्सम पहचानने के तरीके होते हैं, ठीक है। और संस्कृत शब्द से जो निर्मित होता है वो तो तत्सम होता ही होता है। अब इसमें देखिए चांद काल बिंदी वाला जो होता है अधिकतर जो होता है वो सांवला, जैसे सांवला है तो ये तद्भव हो गया, सीख है तद्भव हो गया, सींग है तो तद्भव हो गया। सींग का होता है श्रृंग, ठीक है, और इसका सांवला का जो तत्सम होता है वो श्यामल होता है और सीख का होता है शिक्षा, ठीक है। प्रश्न नंबर 41 देख लेते हैं। 41 प्रश्न नंबर है, चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में है? तो चांदनी शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो चांदनी का पर्यायवाची होता है कौमुदी होता है, ज्योत्सना होता है, जुन्हाई होता है, अंजुरिया होता है, चंद्रिका होता है, चंद्रका होता है, चांदनी, ये सब पर्यायवाची इसी के होते हैं। तो ज्योत्सना कौमुदी किस में मिल रहे हैं? तो ऑप्शन सी में मिल रहे हैं, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 है, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है? तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा है। पहला है, शत्रु को जीतने वाला अजात शत्रु, जो पढ़ा ना गया हो अपठनीय, जो पहले ना हुआ हो होनहार, आदि से अंत तक तो अधोपांत। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आदि से अंत तक अधोपांत है। शत्रु को जीतने वाला अजात शत्रु नहीं कहलाता है, जो पढ़ा ना गया हो उसे अपठ्य कहते हैं, अपठनीय नहीं कहते हैं। जो पहले ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द अगर होता है तो वह होता है अभूतपूर्व, ठीक है। अजात शत्रु होता है जिसका कोई शत्रु नहीं पैदा हुआ। 43 नंबर देखते हैं। 43 नंबर है, विवाद निम्नलिखित में से भिन्नार्थक शब्द निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ है। तो निर्वाद मतलब होता है जिसे निंदा करना होता है, और निर्विवाद मतलब कोई विवाद नहीं है, ठीक है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 देखते हैं क्या है। तो 44 नंबर है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पहला है, कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया। तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो? गीता ने सुशीला को आवाज़ लगाई पर वह चली गई। कश्मीर में कई स्थल हैं। तो कश्मीर में कई स्थल देखने योग्य हैं, इसमें दिया है। तो पहला है, कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया, तो ये राइट आंसर है। दूसरा है, तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो? तो तीसरा है, गीता ने सुशीला को आवाज़ लगाई पर वह चली गई, ये भी सही है। डी नंबर है, कश्मीर में कई स्थल देखने योग्य हैं, ये भी सही है। लेकिन तुम मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो, ये वाक्य अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होगा, तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो, ठीक है। क्योंकि बहुवचन के साथ जो कर्म होता है, सर्वनाम होता है, संज्ञा होता है, ये बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है। यहाँ पर मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो, इसका होगा मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो। प्रश्न नंबर 45 है,
निम्न में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? पहला है तनुज का तनुजा, बनिया का बनियान, सांप का सापिन, चूहा का चूहिया। तो चूहा का चूहिया सही है, सांप का सापिन सही है, तनुज का तनुजा सही है, लेकिन बनिया का बनियान नहीं होगा। ठीक है, बनिया का बनियान लिंग की दृष्टि से गलत है, इसका होगा बनियाइन। ठीक है। 46 नंबर प्रश्न है, वधु का बहुवचन बनाइए। तो वधु का बहुवचन वधुएं होता है। ठीक है। माँ ने बच्चों को मिठाइयाँ दी, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो माँ ने किसको मिठाइयाँ दी? तो बच्चों को मिठाइयाँ दी। तो बच्चों को मिठाइयाँ दी, इसका अर्थ क्या हुआ? बच्चों के लिए मिठाइयाँ दी। ठीक है, यहाँ ऑप्शन में कर्म कारक है नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर जहाँ कुछ लिया दिया जाता है, जैसे हमेशा के लिए लिया दिया जाता है, वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। जैसे राजा ने गरीब को कपड़े दान दिए, तो जहाँ कहीं दान दिया जाता है वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। जो चीज़ हमेशा के लिए दिया जाता है, जो रिटर्न ना हो, वहाँ पर संप्रदान कारक हमेशा प्रयोग होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर है, भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो भौतिक धन ई होगा। तो भौतिक धन इसमें कौन सा है? तो ऑप्शन ए भी नहीं है, सी भी नहीं है, बी भी नहीं है, डी भी नहीं है, लेकिन अगर ऑप्शन में बड़ी ई दिख रहा है तो इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, मूल शब्द इसका बहुत धन है, भूत धन इकी से बना है, लेकिन इसमें कोई नहीं मिल रहा है। प्रश्न नंबर 49 है, निराभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो निराभिमान में निर, निरभ, ऑप्शन है सी निरा और ऑप्शन डी है निर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि निर संबंधी जो रा पे है उस पर हलंत रहेगा, क्योंकि उपसर्ग में कुल हिंदी में जो है 11 उपसर्ग हैं, संस्कृत में तो 11 उपसर्गों में से निर एक उपसर्ग है, जो पूर्ण रा नहीं है, उसमें हलंत लगा है, आधा रा है, वो उपसर्ग है, तो इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? तो पहला है वेद पुराण, वेद और पुराण, दूसरा है देहलता, लता रोपी देह, तीसरा है यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, चौथा है नवनिधि, 9 प्रकार की निधियाँ। तो देह रूपी लता होगा, इसका लता रूपी देह नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन बी गलत है। 51 नंबर है, निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो कौन, कुछ, यह, क्या। तो निश्चय मतलब जो निश्चित हो, तो यह, जैसे यह मेरा घर है, तो ये निश्चित है, यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जिस सर्वनाम से वक्ता के नज़दीक या दूर की किसी वस्तु का निश्चय का बोध होता है, वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। 52 नंबर है, कवीश्वर का संधि विच्छेद बताइए। तो कवीश्वर का होता है कवि धन ईश्वर, इसका सही संधि विच्छेद ऑप्शन बी राइट आंसर है, या दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। 53 नंबर है, क्या कोई तारे गिन सकता है, वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो क्या कोई तारे गिन सकता है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक लगा है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 है, ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? तो ईमानदार है वह, तो जैसे ईमानदार, इसका मतलब किसी इंसान का ईमानदार व्यक्ति या ईमानदार व्यक्ति होता है ये, तो इसके गुण को दर्शा रहा है, तो यहाँ पर गुणवाचक हो जाएगा। ठीक है, वस्तुतः जिस शब्द से किसी संज्ञा के गुण, दशा, स्वभाव आदि को लक्षित किया जाता है, वहाँ गुणवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, विशेषण होता है, सॉरी। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो राम मंदिर अयोध्या में बना है, रमेश ने खिलौने खरीदे, वह छत पर है, हाथी सो रहा था। तो सकर्मक और अकर्मक में है कि जिस पर, अगर जिस क्रिया का प्रभाव अगर कर्म पर पड़ता है तो वह सकर्मक क्रिया होता है, और जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है तो वह अकर्मक क्रिया होता है। जैसे राम खाता है, तो राम क्या खाता है? खाता कौन है? तो राम खाता है, तो इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? तो खाना पर पड़ रहा है। ठीक है, तो एक कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए कुछ ना कुछ खाता है, तो यहाँ सकर्मक होगा। और जब अकर्मक होता है, जैसे राम टहलता है, तो क्या टहलता है पता ही नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर सीधा कर्म क्रिया का प्रभाव राम के ऊपर पड़ रहा है, तो राम टहलता है, इसलिए यहाँ कौन सा होगा? तो अकर्मक क्रिया होगा। तो इसका सही उत्तर होगा राम ने खिलौने खरीदे। क्या खरीदे? खिलौने खरीदे। कौन खरीदा? राम खरीदा, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया का उदाहरण है।
56 नंबर है, गाय मीठा दूध देती है, इस वाक्य का कौन सा काल है? तो गाय कौन सा मीठा दूध देती है? तो ये सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। ठीक है, वर्तमान काल के कुल कितने भेद होते हैं? तो वर्तमान काल के कुल 5 भेद होते हैं। ठीक है, 57 नंबर है, उमा से पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो जैसे जो निगेटिव होता है, एक होता है कृतवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य, एक होता है भाववाच्य। ठीक है, तो कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, तो जिसमें निगेटिव नकारात्मक विचार आते हैं, मतलब नकारात्मक जिसमें प्रावधान होते हैं, वो भाववाच्य होता है। जैसे राम से पढ़ा नहीं जाता। ठीक है, और अगर यहाँ पर कर्मवाच्य देखा जाए तो जैसे सीधा कोई चीज़, जैसे पुस्तक पढ़ा जाता है। ठीक है, पुस्तक किसके द्वारा पढ़ा जाता है? किसी के द्वारा पढ़ा जाएगा, तो वहाँ पर अकर्मक के क्या होता है? कर्मवाच्य होता है। और कृतवाच्य में जैसे जिसमें वाक्य में क्रिया का भाव प्रधानता स्थापित होती है, वहाँ पर भाववाच्य होता है। जैसे सीता के द्वारा किताब पढ़ा जाता है, तो यहाँ पर किसी के द्वारा अगर कुछ होता है तो वहाँ पर कर्मवाच्य होता है, कर्तवाच्य नहीं होता है। 58 नंबर है, कान पर जूं रेंगना, मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत दुख होना, हिम्मत टूट जाना, कुछ असर ना होना, बदनाम करना। तो कुछ असर ना होना, इसका मतलब कान पर जूं ना रेंगना। ठीक है, 59 नंबर होगा, आकर्षण का विलोम क्या होगा? तो दुराकर्षण, विकर्षण, अनाकर्षण और पराकर्षण। तो आकर्षण का विलोम अनाकर्षण भी होगा और अपकर्षण होगा और विकर्षण होगा, तीनों इसका लगभग सही है। विकर्षण भी होता है, अनाकर्षण भी होता है। 60 नंबर है, सब और विपत्ति का होना, इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति क्या है? मतलब आगे कुआं पीछे खाई। ठीक है, मतलब चारों तरफ विपत्ति का होना। 61 नंबर है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। श्रृंगार रस का रति होता है, हास रस का हास होता है, करुण रस का शोक होता है, वीर रस का उत्साह होता है, रौद्र रस का क्रोध होता है, भयानक रस का भय होता है। 62 नंबर प्रश्न है, शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा क्या होता है? दोहे का उल्टा क्या होता है? सोरठा होता है। दोहा में क्या होता है? दोहा में पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती है तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। और सोरठा में पहले तीसरे चरण में 11 और दूसरे चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। 63 नंबर है, रहमन पानी राखी, बिन पानी सब सून, पानी गए नौ बरे मोती मानुष सून। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें श्लेष अलंकार होता है। इसका पंक्ति में वस्तुतः जहाँ किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे शब्द एक ही हो लेकिन हर शब्द के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे पानी गए न उबरे मोती मानुष सून, तो पानी का जो अर्थ है वो मोती के लिए चमकीला हो जाएगा, अगर मोती को पानी में डाल दो तो चमकने लगेगा। और मनुष्य के लिए वो जीवन यापन है, और चून में अगर पानी डालो तो उबलने लगता है। ठीक है, तो इसीलिए सबका अलग अलग भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। 64 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबंधित नहीं है? जैसे प्रकार, रहस्य, भिन्नता, मूल्य। ठीक है, तो अनेकार्थी शब्द भेद से, मतलब भेद जो है कौन कौन है? तो भेद मतलब होता है प्रकार, रहस्य भी होता है कोई भेद जानना, भिन्नता भी होता है, लेकिन मूल्य से इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम देख लेते हैं गद्यांश वाला प्रश्न। तो पहला है, महात्मा गांधी अपने काम में अपने हाथ से करने पर बल देते थे। ये प्रत्येक आश्रमवासी से आशा करते थे कि वह अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य सफाई तक स्वयं करेगा। उनका कहना था कि जो श्रम नहीं करता वह पाप करता है और पाप का अन्न खाता है। ऋषि मुनियों ने कहा है कि बिना श्रम किए जो भोजन करता है वह वस्तुतः चोर है। महात्मा गांधी की समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था। उनका समस्त अर्थशास्त्र यही बताता था कि प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पादन करता होना चाहिए। उनकी नीतियों की उपेक्षा करनी चाहिए, जो परिणाम हम आज भी भोग रहे हैं। ना गरीबी कम होने को आती है, ना बेरोजगारी पर नियंत्रण हो पा रहा है, और ना ही अपराधों की वृद्धि हमारे बस की बात हो रही है। दक्षिण कोरिया वासियों ने श्रमदान करके ऐसे श्रेष्ठ भवनों का निर्माण किया है जिनसे किसी भी इकाई की ईर्ष्या हो सकती है। चलिए हम देखते हैं इसमें क्या है। गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो उचित शीर्षक इसका होगा श्रम की आवश्यकता, क्योंकि श्रम के ऊपर बल दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। समस्त का पर्यायवाची शब्द क्या है? समस्त मतलब संपूर्ण, इसलिए इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तीसरा है, महात्मा गांधी ने समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था, या आशय को स्पष्ट कीजिए। तो इनका मतलब क्या था? तो पहला है, महात्मा गांधी जीवन में सापेक्ष दर्शन को महत्व देते थे, गलत है। महात्मा गांधी सभी विचार श्रम पर आधारित थे, गलत है।
महात्मा गांधी श्रम के बजाय दर्शन को महत्व देते थे, ये भी गलत है। श्रम और दर्शन दोनों को देते थे। महात्मा गांधी विचार की अपेक्षा श्रम को महत्व देते थे, ये राइट आंसर है। महात्मा गांधी जो थे वो विचार की अपेक्षा श्रम को ज़्यादा महत्व देते थे, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 68 है, गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है? किसी का सामान चुराना, बिना श्रम मौज करना और बिना श्रम भोजन करना, पाप का अन्न खाना। तो बिना श्रम भोजन करना इसका राइट आंसर है। गांधी जी पापी किसे मानते थे? तो गांधी जी पापी श्रम ना करने वाले को पापी मानते थे, ठीक है। 70 नंबर प्रश्न है, पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की पंचवटी रचना है, ठीक है। इनकी और रचना है जो साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वर्ध, जय भारत आदि इनकी अन्य रचनाएं हैं। नीरजा कीर्ति निम्नलिखित में से किसकी है? तो नीरजा कीर्ति महादेवी वर्मा जी की नीरजा कीर्ति है। इनकी और कीर्ति है नीरजा निहार, रश्मि, दीप शिखा, सप्तपर्णा, संध्या गीत आदि इनकी अन्य रचनाएं हैं। 72 नंबर है, हिंदी भाषा के किस भाषा से उत्पन्न हुई है? तो हिंदी भाषा जो हुई है वो अपभ्रंश भाषा से उत्पन्न हुई है, लेकिन इसकी जननी संस्कृत है। अगर पूछे हिंदी की आदि जननी क्या है तो संस्कृत है। इसमें लौकिक संस्कृत भी आते हैं और वैदिक संस्कृत भी आते हैं, लेकिन इसकी आदि जननी है वो लौकिक संस्कृत को माना जाता है। वह बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? कालवाचक क्रिया, स्थानवाचक क्रिया, परिमाणवाचक क्रिया और रीतवाचक क्रिया। तो बिल्कुल, जो बिल्कुल है ये परिमाणवाचक दर्शाता है, मतलब कोई जैसे बिल्कुल, थोड़ा बहुत, ये सब होता है, नापा तुला जाता है, मतलब इसे हम नाप तोल सकते हैं, इसीलिए बिल्कुल यहाँ पर परिमाणवाचक होगा। परिमाणवाचक के अन्य हैं जो बहुत हो गया, बिल्कुल हो गया, खूब, अतिशय इत्यादि परिमाणबोधक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से मृदु शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? ऑप्शन ए कोमल, ऑप्शन बी कौन सा नहीं है, इसे देखिएगा, तो कौन सा नहीं है इसमें? ऑप्शन ए है कोमल, ऑप्शन बी है मुलायम, तो कोमल होता है मृदु का, मुलायम भी होता है। ऑप्शन सी क्या है देख लेते हैं। ऑप्शन सी है मृषिण, ऑप्शन डी है कूल, तो इसका कूल नहीं होता है, ठीक है। मृदु शब्द के पर्यायवाची कोमल, मुलायम तथा मृषण है, जबकि कूल शब्द किनारा का पर्यायवाची होता है। 75 नंबर है, श्रुति श्रम भिन्नार्थक शब्द दिन और दीन का सही अर्थ क्या है? तो दिन मतलब दिवस होता है और दीन मतलब गरीब होता है, तो जो ऑप्शन में मिले, ऑप्शन डी इसमें मिल रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट अगला लास्ट प्रश्न है, आंखों के सामने वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द क्या होगा? आंखों के सामने मतलब होता है प्रत्यक्ष, ठीक है। परोक्ष होता है आंखों से परे, जो सामने ना हो उसे परोक्ष कहते हैं। परोक्ष का अगर विपरीत पूछा जाए तो प्रत्यक्ष होगा या अपरोक्ष होगा, अगर ऑप्शन में है। तो चलिए, हिंदी और जीएस का ये दूसरा सेट था जो हम सॉल्व करा चुके हैं। तीसरा और चौथा सेट 18 शिफ्ट के पहले शिफ्ट का और 18 के दूसरे शिफ्ट का नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।